आइए अब दूसरा भाग देखते हैं। गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब के बेटउआ के दहेज में टीवी भी, लालटेनें हैं अब भी दिन भर आलों में कैलेंडरों से ढकी। रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती। जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है कहीं बहुत दूर। पट भिड़काए की आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़। शब्दार्थ देखिए। पंच परमेश्वर, पंचायत चलाने वाले 5 व्यक्ति। बेटउआ, बेटे। दहेज, विवाह पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को भेंट। आलों यानी कुछ रखने के लिए दीवार में बनी जगह। चकाचौंध, चमक दमक। मदमस्त यानी मादक। कवि कहते हैं कि उनका गांव का घर जिससे वह बचपन में परिचित थे अब नहीं रहा, यानी आज के समय में खो गया है। क्यों? पहले पंचायत में बैठने वाले पंच परमेश्वर ग्रामवासियों के प्रति सच्ची निष्ठा रखते थे और निष्पक्ष होकर न्याय करते थे। गांव के 5 व्यक्तियों को पंच की पदवी दी जाती थी और उनका स्थान परमेश्वर समान था, अर्थात उनके निर्णय पर गांव वालों को भरोसा रहता था। आज के पंचों में वह बात नहीं है। पंचायती राज के कारण गांव का विकास हुआ है, अतः बिजली आ गई है, बल्ब लग गए हैं, पर अक्सर करंट नहीं आता। गांव में अक्सर बेटे के विवाह पर टीवी जैसी महंगी चीज़ों को कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को भेंट में दिया जाने लगा है, अर्थात कन्या के माता पिता पर दहेज का बोझ पड़ने लगा है, जो कवि के बचपन के दिनों की अपेक्षा भिन्न है। कवि गांव में आए हुए इन नकारात्मक परिवर्तन की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करते हैं। आगे कहते हैं कि गांव के घरों में लालटेनें तो अब भी हैं, परंतु उपयोग में न आने के कारण आलों में यानी दीवार में बनी हुई जगह में कैलेंडरों के पीछे ढकी हुई दिखाई देती हैं। रूपक बांधते हुए कवि कहते हैं कि रात में बल्ब बुझे रहने के कारण रोशनी के स्थान पर मानो अंधेरा रात उगलती है और उसी भाव से भरी हुई है, यानी कवि का संकेत है कि लोग भी अंधेरे में सुस्त रहते हैं। और गांव में क्या है? घर में से कहीं कहीं दूर प्रकाश की चमक दमक में मादक ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ सुनाई दे रही है। दूरी के कारण कौन कौन से वाद्य बज रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। कवि का वह कहना कि न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़ का तात्पर्य है कि आवाज़ में गुण है स्पष्ट सुनाई देना और रोशनी का गुण है स्पष्ट दिखाई देना, पर इस दशा में दोनों ही अस्पष्ट हैं, अर्थात सार्थक नहीं है। अब आइए अंतिम भाग देखते हैं। होरी चैती बिरहा आल्हे गूंगे, लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत, अनगाया अनसुना। आकाश और अंधेरे को काटते 10 कोस दूर शहर से आने वाले सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कब का मर चुका है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर कोई हाथी। रेते हुए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में
लीलने वाले मुँह खोले, शहर में बुलाते हैं बस। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रुनते गंधाते अमित्र परिसर की जिन बुलबुलों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। होरी, चैती, बिरहा, आल्हा गांव में गाए जाने वाले लोकगीत समय से वर्ष में अलग अलग समय पर। भटकना, इधर उधर घूमना। शोक गीत, दुख भरा गाना। अनगाया, बिन गाया। अनसुना, बिन सुना। प्रकाश, बुलौआ, रोशनी के कारण बुलाना। गजदंत, हाथी के दांत। रेते, टूटे। धवल, उजली। छीज, छीदा। लीलने, निगलने। अमित्र, दुश्मन। परिसर, आंगन। रीढ़ यानी रीढ़ की हड्डी। झुरझुराती यानी अस्थिर सी है। गांव का जीवन और कैसे बदल गया है, इस पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि उनके बचपन में गांव में होरी, चैती, बिरहा, आला आदि लोकगीतों के मधुर स्वरों की आवाज़ सुनाई देती थी। वर्ष में भिन्न भिन्न समय पर गांव की स्त्रियां, लड़कियां अलग अलग गीत गाया करती थीं। होली पर होरी, चैत्र मास में चैती, प्रिय की याद में बिरहा, सावन में तीज आदि के गीत हर साल गाए जाने के कारण सभी को याद भी हो जाते थे। पर आज वो गीत मानो गूंगे हो गए हैं, अर्थात सुनाई नहीं देते, यानी कोई नहीं गाता। उनका स्थान एक दुख भरे गीत ने ले लिया है, जो ना कोई गा रहा है ना कोई सुन रहा है। कवि का तात्पर्य यह है कि रेडियो, कैसेट, टीवी आदि के गांव में आ जाने के कारण बदलाव से मिलकर गाने की सामाजिक प्रथा अब लुप्त हो गई है। गांव की स्त्रियां, लड़कियां मिलकर नहीं गाती। सभी लोग अपने अपने दुख में लिपटे रहते हैं, एक दूसरे से बांटते नहीं हैं, अतः दूरियां बढ़ गई हैं। कवि के बचपन में लोग बड़े चाव और उमंग सहित सर्कस देखने जाया करते थे। कहाँ? पास के शहर में, जिसका प्रदर्शन बड़ी चमक दमक के साथ किया जाता था। सर्कस का बुलावा तो जैसे बहुत समय से मर चुका है, अर्थात सर्कस अब आता नहीं है और लोग देखने जाते नहीं हैं। इस सर्कस की स्थिति की तुलना कवि जंगल के एक ऐसे हाथी से करते हैं जिसके दांत तो गिर चुके हैं, पर टूटे हुए दांतों पर हल्की सी चमक बाकी है, अर्थात सर्कस के लौट आने की तनिक संभावना बाकी है। आज ग्राम्य जीवन में परिवर्तन के और क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? गांव में लड़ाई झगड़े की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए लोग अदालतों में केस कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों को पास के शहर के वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बीमारी में लोगों को शहर के अस्पताल जाना पड़ता है, वहाँ के डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लीलने वाले मुंह खोले, इन शब्दों से कवि कहना चाहते हैं कि शहर के वकील और डॉक्टर मानो भोले भाले गांव वालों से इतना पैसा मांगते हैं मानो उनको निगल ही जाएंगे। ऐसे वातावरण में गांव वालों को में आपसी भाईचारा जैसे समाप्त ही हो गया है। अधिकतर गांव के घर आंगन दुश्मनी से घिर गए हैं। अदालतों और अस्पतालों की तारीखों यानी बुलावों से पहले गांव के घर की सशक्त रीढ़ की हड्डी अब अस्थिर हो चली है, यानी गांव का जीवन बदल गया है, पर बदलाव नकारात्मक है। इस कविता में कवि ने अपने बचपन के गांव के घर की मधुर स्मृतियों को पाठकों के समक्ष अत्यधिक सरल भाषा में प्रस्तुत किया है।
आशा करती हूँ कि मेरी तरह आपको भी ये कविता पसंद आई होगी। अच्छा, तो विदा लेती हूँ। नमस्ते।